हाँ बच्चों, तो जैसे कि हम लोग जेईई मेन के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने करीब आधा पोर्शन डिस्कस कर लिया था और बाकी जो क्वेश्चंस बचे 27 जनवरी की शिफ्ट 1 के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो क्वेश्चन है स्टैट्स का। सारे बच्चे जानते हैं ये क्वेश्चन फिक्स है, इसका हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन और बहुत ही स्कोरिंग होता है, आसानी से कर सकते हो आप। स्टैट्स का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपने को गिवन है let a1 a2 a3 dot 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 a10 are 10 observations। या क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, let a1 a2 a3 dot 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 a10 are 10 observations। 10 observations है हमारे पास, such that यहां पे दे रखा है summation of ai, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 50, i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। तो बेसिकली ये उन्होंने समेशन के फॉर्म में दे रखा है। इसका सिंपल मतलब है जो 10 के 10 ऑब्जर्वेशंस है ना, उनका सम दे रखा है उन्होंने 50, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a10, और जिसकी हमने अपने को जरूरत भी पड़ती है ना, जब मीन निकालते तो इसकी जरूरत पड़ती है बच्चों। एंड समेशन ऑफ, यहां पे बोल रखा है i इज नॉट इक्वल टू j ai डॉट aj, इसकी वैल्यू है 1100, ये भी 10 तक है। देन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ऑप्शंस हैं √5 √30, ऑप्शंस भी लिख देता हूं एक बार, बच्चे ट्राई करें। √30 and √15 and the last option is √10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस उन्होंने जो लैंग्वेज को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना, उससे हो सकता है कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डरावना सा लगे कि भाई समेशन की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन गौर से अगर इस वाली चीज को देखेंगे ना हम लोग, तो ये गिवन है अपने को a1 डॉट a2 a2 a3, मतलब दो टर्म का प्रोडक्ट लिखा है ना। देखो अब ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सारे बच्चों को। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया सारे बच्चों को, भाई क्या आता है ये, यहां पे आता है सारे ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, माइनस यहां पे आता है अपना मीन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होना चाहिए, है ना। यहां पे सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम चाहिए अपने को, लेकिन अपने को जो सम पता है वो सारे ऑब्जर्वेशन का सम पता है ना। तो पहला काम तो आप इस x बार को निकालो। व्हाट इज x बार? x बार इज बेसिकली द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये जो 10 ऑब्जर्वेशंस है इनका मीन है, तो पहले मीन को फाइंड कर लो, बहुत आसान है। व्हाट इज एवरेज? बेसिकली मीन, 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन का सम तो बेसिकली यही लिखा हुआ है 50 अपॉन 10। x बार तो चलो 5 आ गया, है ना, यहां पे रख देंगे 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। लेकिन जरूरत अपने को जो पड़ेगी ना, दैट इज द स्क्वायर्स का सम, सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, है ना। चलो कोई नहीं, यहां पे ai भी ले सकते हो आप, जैसे उन्होंने a बोला है तो आप ai भी ले सकते हो आप, है ना। अब देखो मेरे को सारे ऑब्जर्वेशंस का सम पता है और कोई भी ये दो टर्म्स का जो कि इक्वल नहीं है उनका प्रोडक्ट पता है, तो क्या तुम लोग इसका स्क्वायर नहीं कर पाओगे? भाई जब स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो दोनों साइड। अगर इसको तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, तो पहले तो आएगा यहाँ पे, एक बार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इसको एक्सपेंड कर देते हैं एक बार, प्लस डॉट 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 a10, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने। इधर कितना है 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, है ना। सो व्हाट इज दिस? पहले तो इसमें हर एक टर्म का स्क्वायर होगा ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 a10 का स्क्वायर। तो इसको मैं बोल देता हूं समेशन ऑफ ai का स्क्वायर, 1 से लेके 10 तक आने वाला है, प्लस कोई भी दो ले लेके इनका प्रोडक्ट आने वाला है। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके ये सारी वैल्यू है हमारे पास 2500 की। ध्यान से देखो ये वैल्यू अपने पास गिवन है ऑलरेडी, ai डॉट aj, है ना। व्हाट इज दिस 1100, तो यहां पे डाल दो 2 into 1100 कितना हो गया 2200,
इक्वल टू 2500। तो अपने को ये जो स्क्वायर्स का सम कितना मिल गया भाई, 10 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम कितना मिल चुका है अपने को, 2500 माइनस 2200, तो बेसिकली ये आ गया 300। एक से लेके 10 तक के जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना हमारे पास, उनके स्क्वायर्स का सम आ गया 300, जो अपने को यहाँ पे इसकी नीड भी थी ना भाई, इसकी जरूरत है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को उठा के इसमें डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अपने पास ये आ चुका है, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारा हम लोग निकाल चुके हैं। देखो, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ these observations, what is this, 300 upon 10 मतलब 30 minus 25, एवरेज हम लोग निकाल चुके हैं 5, so this is √5, so the correct option is A। ये क्वेश्चन आया था भाई स्टैट्स का, जनरली आसान ही रहता है, बच्चे अच्छा खासा स्कोर करते काफी स्कोरिंग रहता है इस टॉपिक का क्वेश्चन है ना स्टैट्स का। और एक क्वेश्चन फिक्स है, याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बाकी थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट चेक किया जाएगा तुम्हारा, तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी हमारी स्पीड भी मेंटेन रखनी है अपने को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। अगला जेई का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं भाई क्या है, कौन से टॉपिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, तो ये लोग बता रहे हैं द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं प्रॉपर पहले तो, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है इन्होंने यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। इंटीरियर में आया था, वो लोग बोल रहे हैं ना मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज d, इज बेसिकली उन्होंने बोला है d, देन फाइंड d स्क्वायर। d स्क्वायर की वैल्यू पूछा है इन्होंने, इंटीजर में क्वेश्चन आया था शायद, है ना। अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो जब भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है, पहले उसका सेंटर तुरंत पता कर लो भाई। सेंटर क्या है, 2,8, सारे बच्चों को दिख रहा है, यहां से इजीली देख पा रहे हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एक्स के कोफिशिएंट को जो लिखा है आधा करो, साइन चेंज करो, वाई वाले को भी आधा करो एंड साइन चेंज करो। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और ये पैराबोला है। जब भी हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं ना किसी कर्व से, तो सारे बच्चे जानते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस नॉर्मल के अलोंग आती है ना। ये पॉइंट एकदम क्लियर है बच्चों का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस लाइन के अलोंग निकलती है जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उस कर्व के, है ना। तो पहले तो अपने को इस पैराबोला, क्योंकि पैराबोला से डिस्टेंस पूछा है, तो पैराबोला के का नॉर्मल पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का पैराबोला है, तो व्हाट इज ए, ए बेसिकली 1 है, क्लियरली देख पा रहे हैं। और इसका एक कोई भी नॉर्मल m स्लोप का उसकी इक्वेशन आती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। किस पॉइंट पर आती है बच्चों ये भी पता है आपको, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। क्लियर है। ये सारी चीजें थ्योरी, जब थ्योरी पढ़ाई जाती है पैराबोला की, ये सारी चीजें बताई जाती है। अब अपने को बस अप्लाई करना है इस चीज को, है ना। देखो ध्यान से, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 डाल दो भाई, यहां पे भी 1 डाल दिया, यहां पे भी 1 डाल दिया, इसको भी हटा दो यहां से, बिकॉज a इज 1, बिकॉज दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। भाई मिनिमम डिस्टेंस
किसके अलोंग मिलती है? नॉर्मल के अलोंग। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, ध्यान से देखो यहां पे, ये पैराबोला है हमारा। अब इसका जो नॉर्मल होगा 2,8 कहां पे होगा? एक बार देख लेते हैं। 2,8 विल बी, पॉइंट मान के चलो यहां पे कहीं, दिस इज 2,8। अब इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो नॉर्मल के अलाउ मिलेगी। और ये पॉइंट अपने को पता है कितना है, m² -2m। बस m पता चल जाए अपना काम हो गया। नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों ने लिखी दी है। और इजीली हम लोगों को ये पता है कि ये जो नॉर्मल है ना, ये इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट की तो डिस्टेंस पूछा है और वो किसके अलोंग आएगी? इस नॉर्मल के अलोंग। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो इसी इक्वेशन में। जहां जहां y है वहां पे 8 डाल दो और जहां जहां x है वहां पे 2 डाल दो। 2m -2m m³ की वैल्यू आ गई -8। सो व्हाट इज m? m की वैल्यू पता चल गई -2। स्लोप पता चल चुकी है अपने को नॉर्मल की, है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस m इन दिस इक्वेशन, सॉरी इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट में डाल दो भाई ये वैल्यू m की उठा के। सो व्हाट इज द पॉइंट? ये वाला पॉइंट कितना हो गया जहां पे ये नॉर्मल इस पैराबोला को क्या कर रहा था? कट कर रहा था। वो पॉइंट पता कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज दिस पॉइंट? m² -2m कितना हो गया? p पॉइंट तो 2,8 है, इसको चलो q मान लेते हैं एक पल के लिए। सो व्हाट इज q? q इज बेसिकली m² 4 -2 का स्क्वायर 4, -2m 4,4। ये वो पॉइंट है जो यहां से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। इसको उन्होंने d बोला है बेसिकली, है ना। फिर d² की वैल्यू पूछा है अपने को। 4 -2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 प्लस 4 -8 का स्क्वायर 16, दिस इज √20। देन फाइंड d²। व्हाट इज d²? 20। सो आंसर इज 20। इंटीजर में क्वेश्चन आया हुआ था ये। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। एक पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, एक वेरिएबल पॉइंट एक पैराबोला पे कहीं भी हो सकता है, और हम जानते हैं मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उस लाइन के अलोंग निकलती है जो नॉर्मल होता है उस कर्व पे। तो इसका नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, पॉइंट को सेटिस्फाई करा और हमने स्लोप फाइंड कर। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। कॉपी कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं हम वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसका भी एक क्वेश्चन फिक्स है भाई जेई में, और जनरली हो ही जाता है उसका भी, वो भी काफी स्कोरिंग रहता है। जैसे कुछ चैप्टर्स तो हमारे मैथ्स में ऐसे हैं भाई जिनका क्वेश्चन अच्छे से, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम करके गए ना, क्लास नोट्स भी अच्छे से पढ़ के जाते, तब भी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं दैट इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है लेट dx अपॉन dt प्लस ax इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dt प्लस by इक्वल टू 0 वेयर y ऑफ 0 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है भाई 1, x ऑफ 0 इज 2 एंड उन्होंने ये भी बोल रखा है कि भाई x एक फंक्शन है t का, y भी एक फंक्शन है t का, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। देन t इज, t के बारे में बताना है। देन t इज, ऑप्शंस है हमारे पास ln3 अपॉन a माइनस b एंड b इज ln2 अपॉन b माइनस a
and C option is ln2 upon a minus b and D ln3 upon b minus, है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच है। देखो एक फंक्शन मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस किस में लिखी गई है भाई, x और t में, और एक है हमारी y और t। x जो फंक्शन है वो एक t का फंक्शन है एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। जीरो पे वैल्यू x दे रहा है, जब हमने t को जीरो डाला तो वैल्यू दे रहा है 2, और ये y है ना वो भी जब t की वैल्यू जीरो डाला तो y की दे रहा है 1, है ना। तो एक बार सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल को सेपरेट करना है बस, प्लस ax उधर गया तो कितना हो गया माइनस ax, एक्स एक्स वाला एक तरफ ले आओ dx के नीचे, इधर हो गया माइनस 80। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर देते हैं, अब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। व्हाट इज दिस, dx बाई x log x माइनस 80 प्लस c। अब ये c फाइंड करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दे रखा है कि भाई x is 2 at t equal to 0, t को 0 डाल दो और x की जगह पे कितना डाल देना यहाँ पे 2, तो ये हो गया भाई आपका ln2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी ln2, तो c को रिप्लेस कर दो यहां से ln2। सेम एज इट इज ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dt, इसको भी लिखा हमने dy बाई y इक्वल टू माइनस b dt। इसको भी इंटीग्रेट करो भाई दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ द साइड, एक नया कांस्टेंट ले आएंगे यहां पे हम लोग, माइनस bt प्लस c1। y क्या है भाई, t को 0 डाला है हमने तो y कितनी वैल्यू दे रहा है 1, तो log 1 इक्वल टू 0 प्लस c1, तो c1 भी 0 आ गया यहां से, क्लियरली दिख रहा है भाई। t को जैसे ही तुमने 0 डाला ये वाली साइड 0 हो गई, और y को 1 डालोगे अगेन log 1 इज 0, सो वो कांस्टेंट तो चलो 0 हो गया। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई e रेज टू पावर माइनस bt, और यहां से जब c को तुमने ln2 लिख दिया ना बच्चों यहाँ पे, दिस इज ln2, सो व्हाट इज x, x की वैल्यू कितनी निकलेगी e रेज टू पावर माइनस 80 प्लस ln2। x भी आ गया हमारा t के टर्म्स में एक फंक्शन, एंड अगेन y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। अब उन्होंने बोला है कि भाई इन दोनों को इक्वेट कर दो x और y, तो वहां से उन्होंने वैल्यू पूछा है t की। अब इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को, देखो ध्यान से, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, कितनी है x की वैल्यू e रेज टू पावर माइनस 80 प्लस ln2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस bt। तो ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, जब बेस सेम है तो माइनस 80 प्लस ln2 इज इक्वल टू माइनस bt। इधर ले लो भाई इसको, माइनस 80 को उधर लेके गया मैं, ln2 इज इक्वल टू माइनस bt प्लस 80, t कॉमन लो दोनों में से, a माइनस b इक्वल टू ln2, so what is t, t is ln2 upon a minus b, ln2 upon a minus b, c option is correct। ये रहा भाई अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ln2 upon a minus b is the right answer, so option c is correct। okay, now we are just going to discuss about the mathematics paper जो हुआ था 31 जनवरी को। उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी थे, तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इजी वाले क्वेश्चंस लेते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, आगे डिमोटिवेट ना हो। कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी थे अगेन। सो हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ से लिमिट का, जो जनरली बच्चों को थोड़ा आसान लगता भी है। लिमिट का एक क्वेश्चन बहुत आसान आया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to power mod sin x to sin x minus 2 mod of sin x minus 1 upon x square। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन है भाई डज नॉट एग्जिस्ट, एंड बी ऑप्शन
2, C is -1 and D is 1। एक बार बच्चे इसको ट्राई करें, खुद से करने की कोशिश करें एक बार, देन अगेन मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा प्रॉपर। सबसे आसान क्वेश्चन ये लगा मुझे पेपर के अंदर। तो देखें भाई ध्यान से, यहां पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं e की पावर में है मॉड ऑफ 2 sin x, मॉड के अंदर है 2 sin x, है ना, जो कि x का काम कर रहा है यहां पे। दिस इज बेसिकली, अपने मन में x मान के काम करो भाई, इसको e रेज़ टू पावर x है, सेम एज इट इज यही चीज यहां पे लिखी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि अगर मैं e की पावर x का एक्सपेंशन लगा दूं तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहां पे, है ना। तो वही हमें करना है, मैथ का मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, जो चीज कैंसिल हो सकती है क्यों हम उसे कैंसिल करें। तो देखो भाई ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया इसको, तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e रेज़ टू पावर x, दैट इज 1 प्लस x, जो कुछ भी लिखा हुआ है वहां पे 1 प्लस x प्लस इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाता है ना इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ज्यादा अपने को टर्म्स नहीं लिखने, बस वहां तक लिखने हैं जितना अपने को यहाँ मैक्सिमम डिग्री है डिनोमिनेटर में ना, 2 तक है तो 2 तक लिख लेते हैं एक बार, है ना। बाकी टर्म्स 0 होते जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं करनी है। और ये जो पहले से थे हमारे उनको भी लिख लेते हैं, -2 mod ऑफ sin x -1 अपॉन x स्क्वायर। तो एक्सपेंड करने का बेनिफिट क्या हुआ, कुछ टर्म कैंसिल हो गए यहाँ पे, कौन कौन सा, दिस एंड दिस। ये 2 आप बाहर भी निकाल सकते हो मॉड के अंदर से, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड से बाहर आ सकती है 1 से -1। बाकी जो टर्म थे ना बच्चों हाईएस्ट पावर वाले, वो 0 में चले जाएंगे, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसकी फिक्र नहीं करनी है अपने को। दिस इज बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बचा क्या यहाँ पे, मॉड ऑफ 2 sin x का स्क्वायर अपॉन, और ये 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, x टेंडिंग टू 0 मतलब x एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, या तो 0 से थोड़ा बड़ा है या 0 से थोड़ा छोटा है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हुई तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड हटा सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, और लिमिट तो हमारी लगी है यहाँ पे x टेंडिंग टू 0। 2 से ये कैंसिल 2 बार, एंड व्हाट इज दिस, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, ये आपको चमक गया होगा बेसिकली, व्हाट इज दिस, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। तो ये 1 होता है, व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, तब sin x अपॉन x कहां पे जाता है भाई, 1 की तरफ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो दिस इज 2 बेसिकली। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगा मेरे को, लेकिन हाँ बस इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक्सपेंशन याद होना चाहिए अपने को e की पावर x का, अदरवाइज फिर मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, फिर एल हॉस्पिटल वगैरह जो भी माइंड में आएगा आपको डिफरेंशिएट करने का, हो सकता है लेंथी मेथड हो जाए। अदरवाइज एक्सपेंशन आपको याद है तो ये विद इन सेकेंड्स इसका आंसर ला सकते हो आप। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लेते हैं। लिखो बच्चों, अ बैग कंटेन्स a bag contains 15 रेड बॉल्स हैं इसके अंदर, 10 व्हाइट बॉल्स हैं, 60 ऑरेंज कलर की बॉल है भाई अपने पास 60, एंड 15 ग्रीन बॉल्स, ठीक है, आर टेकन विद रिप्लेसमेंट। Then you have to find the probability, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that one ball is red and
अदर बॉल इज व्हाइट। ऑप्शंस हैं हमारे पास 2/27, 3/22, C is 1/33 and D is 1/29। ये क्वेश्चन आया भाई प्रोबेबिलिटी का। एक बैग है जिसमें 15 रेड, 10 व्हाइट, 60 ऑरेंज कलर की बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स है ना। बॉल्स आर टेकन है ना, 2 बॉल्स आर टेकन, एक्चुअली 2 होना चाहिए ना, हाँ 2 बॉल्स आर टेकन। यहां पे क्वेश्चन ये है बेसिकली कि 2 बॉल्स आर टेकन, 2 बॉल हमने उठाई है विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 बॉल इज रेड एंड द अदर बॉल इज व्हाइट। तो वही सिंपल जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बेसिकली है दैट इज व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे आप? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, इस बैग के अंदर 15 रेड बॉल्स, 10 व्हाइट, 60 ऑरेंज बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 15, 15, 30, 60, 90 प्लस 10, 100 बॉल्स। तो सैंपल स्पेस अगर देखा जाए कितना हो गया? 100C2 बिकॉज 2 balls are taken with replacement. This is sample space. ठीक है भाई, सब लोग लिखना जानते हैं इसको। एंड व्हाट इज फेवरेबल केसेस कितने जो तुम्हारे फेवर में? वो फेवरेबल आउटकम्स हैं भाई कि 1 बॉल तो रेड होनी चाहिए एंड द अदर बॉल इज व्हाइट। तो रेड बॉल कहां से आएगी बच्चों? 15 में से। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 15C1 एंड के लिए लगाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि काम हमारा खत्म नहीं हुआ। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक सारे केसेस का मल्टीप्लाई करते जाओ भाई। एंड द अदर बॉल इज व्हाइट। व्हाइट बॉल कहां से आएगी भाई? इन 10 में से 10C1। दिस इज 15, दिस इज 10, बेसिकली 150। फेवरेबल केसेस हमारे पास 150। टोटल केसेस कितने? 100C2। इसको आप लिख सकते हो 199/2। ठीक है, सब लोग जानते हैं एनसीआर का मतलब क्या होता है। 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। मैंने वहां तक एक्सपेंड कर दिया, 98 फैक्टोरियल खत्म हो गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अगर मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो मुझे फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, दैट इज 150 अपॉन टोटल आउटकम्स। वो कितने? 50 इंटू 99। ये गया 3 टाइम्स 33। So the probability is 1/33। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सीबीएसई लेवल पे भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम बेसिकली कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्कल का क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, जो 31 जैन को आया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली क्लास में कराए जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखो, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है भाई यहां पे, -10x + 4y + 13 = 0। If one of the diameter of this circle is a chord of another circle, whose center is the point of intersection of lines
एक लाइन है हमारे पास 2x plus 3y equal to 12 and the other is 3x minus 2y equal to 5. Then the radius of this circle. Then the radius of this circle. Options है हमारे पास 6, B 3 root 2 and C is root 20 and D is 4. एक बात ध्यान में बच्चे, यहां पे देखना है अपने को, देखने वाली बात यह है कि एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है जिसका हम सेंटर रेडियस सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। इसकी कोई कॉर्ड होगी, मतलब इसका डायमीटर बेसिकली किसी दूसरे सर्कल की कॉर्ड है ना, उसी सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है अपने को। तो पहले तो इस वाले सर्कल का सेंटर बताओ भाई। इस वाले सर्कल जो गिवन है हमारे पास सर्कल, उसका सेंटर है C1, दैट इज बेसिकली 5, -2। सेंटर निकालना बहुत आसान है, रेडियस भी निकाल लो साथ ही साथ, रूट ऑफ g², मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, प्लस y² -13। कितनी आ रही है भाई ये? R1 इज 29 - 13, 4 है ना। पहले वाले सर्कल का हमें सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। अब इसका डायमीटर, इस वाले सर्कल का जो डायमीटर है भाई, वो किसी दूसरे सर्कल की कॉर्ड है बेसिकली। उसका सेंटर कहीं यहां पे होगा मान लेता हूं। ये अपने को पता है 5, -2 और दिस इज C2। C2 बेसिकली उन्होंने बोला है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, है ना। अपने को R2 फाइंड करनी है, कहने का मतलब ये फाइंड करनी है बच्चों अपने को R2। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी। अब एक बार सेंटर पता कर लेते हैं भाई, बच्चों वाला काम है, दो लाइन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आप अपने को ना एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वो क्लियरली दिख भी रहा है यहां से कितना है 3,2। देखो बच्चों इजीली दिख रहा है वहां से 3,2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वहां पे। अदरवाइज आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो प्रॉपर मेथड के थ्रू। इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, अपने पास सेंटर आ जाएगा, है ना। दिस इज 3,2। अब देखो बच्चों मुझे फाइंड करनी है ये वाली रेडियस। क्या आपको नहीं लग रहा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल? अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज 90 डिग्री और ये हमें पता है इसका जो डायमीटर था वो उसकी कॉर्ड है बेसिकली। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस यही होगी, कितनी है 4। ये हमें पता है यहां से लेके यहां तक। C1 इसको मान लेता हूं P। C1 P की वैल्यू हमें पता है दिस इज 4। ये और पता लग जाए भाई, वो पता है, ऐसे भी लगा सकते हो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में। तो व्हाट इज C1 C2? अगर मैं इसको C2 मानना हो, दिस इज C1, तो C1 C2 कितना है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इसमें एक बार, इन दो पॉइंट्स के बीच में 5 - 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2, 4 का स्क्वायर 16। C1 C2 आ गया बच्चों √20। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, अपने आप रेडियस मिल जाएगी अपने को ना। तो R2 विल बी रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ये इसके स्क्वायर का सम होगा 16, इसका ये दिस इज 4 बेसिकली, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस C1 C2 का स्क्वायर, ये कितना है √20 का स्क्वायर 20। R2 is √36, that is 6. So the correct option is 1. This is again easy question. इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्लास में जनरली कराए जाते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी जिसका डायमीटर दूसरे सर्कल का कॉर्ड है बेसिकली। तो जैसे ही आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है तुरंत सेंटर और रेडियस निकाल के रख लो, फिर उसका यूज करना है क्वेश्चन के अंदर। ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना है इसमें, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक फंक्शन का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछा है भाई जेई वालों ने कि एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है अपने को, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एंड दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, दैट इज, उसको ऐसे लिखा गया है भाई, f ऑफ x, ठीक है। then you have to find out, then find इसकी वैल्यू बच्चों अपने को बतानी है। ऑप्शंस गिवन है हमें, फर्स्ट इज x, टू एक्स माइनस 2। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन दिखने में इतने अजीब से लग रहे हैं ना, अगर कोई बच्चा देख के डर गया तो फिर तो भाई डिमोटिवेट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस बनता है जिसे वो फॉलो करता है। बार बार तो निकालेंगे नहीं भाई हम इसको। इस जी के अंदर भाई पहले जा रहा है x, फिर ये पूरा gx जा रहा है इस g के अंदर, सेम उसी फंक्शन के अंदर, फिर अगेन ये पूरा का पूरा इसके अंदर। तो एक बार पहले हम पता तो करते हैं भाई gx क्या है, क्योंकि जब तक gx नहीं पता होगा तो आप इसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। सो व्हाट इज gx? gx इज बेसिकली f ऑफ fx। इस फंक्शन के अंदर fx जा रहा है ना, जब x जा रहा है तो वो इसको फॉलो कर रहा है। तो जब इसके अंदर f ऑफ x जाएगा तो जहां जहां x है वहां वहां fx नहीं डाल दोगे, कितना हो जाएगा ये 4f ऑफ x प्लस 3 अपॉन 6fx माइनस 4। बहुत सिंपल है लिखना, जहां जहां x था वहां वहां fx डालना है बस। अब fx हमारे पास है अवेलेबल, उससे रिप्लेस कर दो, 4 ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई g ऑफ x आखिर है क्या। इतना अजीब सा इन्होंने पूछा है, देख लेते हैं एक बार। एलसीएम अगर आप लोगे 6x माइनस 4 ऊपर से भी आएगा एलसीएम, 6x माइनस 4 नीचे से भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना, 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार इसमें ना, ये आएगा 16x प्लस 12, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस, दिस इज 4 इंटू 4 16। तो ध्यान से देखो बच्चों, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे 24x से 24x, ऊपर कितना बचा 18x 16x, कितना हो गया 34x अपॉन डिनोमिनेटर में 18 प्लस 16 34। तो ये तो बच्चों x आ गया g ऑफ x। अगर gx आपका x आ चुका है, अब अगेन इस gx के अंदर आप 1000 बार क्यों ना इसी फंक्शन को डालो, वो x ही आता जाएगा, है ना, बिकॉज दिस इज बेसिकली y इक्वल टू x फंक्शन। इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे वो वापस x ही देगा। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज a। तो सारी मेहनत हमें g ऑफ x फाइंड करने में थी। एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही स्मॉलेस्ट छोटा सा एक्सप्रेशन आता है जिसके हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं ना। जैसे जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही तो बता रहा हूं मैं, अगर जी के अंदर gx जाएगा बेसिकली तो क्या हो जाएगा, वो gx ही हो जाएगा, क्यों जी के अंदर जब x जा रहा है तो x आ रहा है, जी के अंदर जब gx जाएगा तो क्या आएगा gx, दिस इज अगेन x। तो आप 1000 बार क्यों ना g ऑफ x निकालो, दैट विल रिमेन x। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखने में ऐसे अजीब से लगते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट होता है भाई, तो यहां पे हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया।
आई होप इट्स क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल इधर का उधर उठाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इस बार लीनियर इक्वेशन का लेते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा है, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन has infinitely many solution, has infinitely many solution, then इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 12 अल्फा प्लस 3 बीटा। और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है उन्होंने बच्चों, वो यहां पे लिख देता हूं एक बार। x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 2x प्लस अल्फा y प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x माइनस y प्लस बीटा z इक्वल टू 3। इंटीजर में क्वेश्चन आ जाता है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर लेके आना है अपने को। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसकी वैल्यू बता। सारे बच्चों को, आई होप कि सारे बच्चों को ये कंडीशन पता होगी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। हम जानते हैं इसमें, अगर मान के चलो हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा भाई जो हमें फाइंड करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा तो आ रहा है z के साथ और अल्फा आ रहा है y के साथ। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों इसमें एक डिटरमिनेंट तो बनता है हमारा 1 2 3 -2 अल्फा y, मतलब x y z के कोएफिशिएंट लेके एक डिटरमिनेंट तो वो बनता है, वो 0 होना चाहिए। और जब फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करते हैं हम इससे, उसको बोलते हैं भाई del 1 या डेल्टा 1, जो आप बोलना चाहो। सेकंड वाले कॉलम को जब रिप्लेस करते हैं इन कांस्टेंट से -4 5 3 से, तो उसको बोलते हैं डेल्टा 2, ये भी 0 होना चाहिए। और जब थर्ड वाले कॉलम को हम इससे रिप्लेस करते हैं तब बनता है हमारा डेल्टा 3, बाकी एज इट इज रहते हैं। तो ये अलग अलग 0 होने चाहिए, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे 0 करेंगे, जहां से हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना इजी है। जैसे बच्चों आप देख पा रहे हो, अल्फा और बीटा को एक साथ नहीं लेना चाहता मैं, कोई ऐसा डिटरमिनेंट नहीं बनाना चाहता जिसमें अल्फा और बीटा दोनों एक डिटरमिनेंट में आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे पता है डेल्टा 2 भी 0 होगा एंड डेल्टा 3 भी 0 होगा, तो पहले डेल्टा 2 को 0 करते हैं एक बार। डेल्टा 2 का मतलब है जो डिटरमिनेंट हमने बनाया 1 2 3, सेकंड वाला जो कॉलम है यहां पे -2 अल्फा -1, इसको रिप्लेस कर देना है भाई आपको इससे -4 5 3 से। थर्ड वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, ये 0 होना चाहिए। साथ ही साथ डेल्टा 3 का मतलब अब थर्ड वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, -4 5 3 से। बाकी ये एज इट इज रहेंगे भाई, 1 2 3 -2 अल्फा -1 -4 5 3। बस हो गया काम। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सारे बच्चों को आता है भाई। कैसे होगा ये 1, इससे जाने वाले कॉलम और रो को बंद करो, 5 बीटा -9, 5 बीटा -9 प्लस 4, 2 बीटा -9 प्लस 1, 6 -15 इक्वल टू 0। यहां से अपना बीटा आ जाएगा ना, आसानी से निकाल सकते हैं यहां से बीटा हम लोग।
4 का मल्टीप्लाई करो 8 बीटा माइनस 36 माइनस 9, 6 माइनस 15 का मतलब है माइनस 9 है ना, इक्वल टू 0। 8 बीटा 5 बीटा कितना हो गया 13 बीटा इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 36 9 45 प्लस 9 54। बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 54 अपॉन 13। एक बार यहां क्या पूछा है 12 बीटा प्लस 3 बीटा, सॉरी बच्चों यहां पे 13 बीटा है ना, क्योंकि मेरे को एकदम से क्लिक किया ना 13 देख के, मुझे लगा कि यहाँ पे 13 है तो भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आंसर चाहिए उनको, तो 13 होगा यहाँ पे ना। बीटा की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब अपने को जीरो कौन करना है भाई डेल्टा 3। अब यहां पे जैसे ही आप डेल्टा 3 को जीरो करोगे बस एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को, है ना। कैसे होगा 1 3 अल्फा प्लस 5 ऐसे प्लस में जाते हैं यू माइनस में ना, प्लस 2 6 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 अल्फा, है ना। ये भी जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 3 अल्फा प्लस 5 6 माइनस 15 माइनस 9 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 18, यहां पे 4 से किया 8। अब बेसिक कैलकुलेशन बची है यहां पे भाई 12 प्लस 3 15 अल्फा और यहां पे कितना बचा माइनस 2 इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/15। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, सही आई वैल्यू की नहीं आई है। डेल्टा 3 को आपने जीरो किया 1 2 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 1, फिर थर्ड वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया माइनस 4 5 3 से, है ना। 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2 6 माइनस 15, ये भी ठीक है, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 अल्फा। ओके ठीक है भाई, 12 अल्फा यहां पे बचा माइनस 18 3 अल्फा प्लस 5। ओके अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी है, डाल दो इसमें भाई 12 इंटू 2/15 प्लस 13 बीटा जैसे ही करोगे यहां पे तो आ जाएगा 54। 13 से 13 कैंसिल आउट, लेकिन परफेक्टली कट क्यों नहीं रहा ये, किस तरीके से पूछा है इन्होंने भाई, यही आ रहा है आंसर मेरा तो 3 4 जो 12। एक बार देखते हैं यहां से, यहां पे आ गया 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 8/5 आ रहा है यहां से। तो एक बार देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है इसमें। 1 2 3 माइनस 4 5 3 क्लियर है, माइनस 2 अल्फा माइनस 1, देखा तो सही है ये। माइनस 2 माइनस 3 अल्फा 8 प्लस 12 अल्फा, यहां से हो गया माइनस 18, दिस इज 3 अल्फा, यहां भी ठीक लिखा हुआ है 15। ओके ये गलती हुई है यहाँ पे 6 आएगा अपना, है ना, यहां पे आएगा भाई 6 2 की जगह पे 6, so basically this is 2/5, 8 5 13, अरे सॉरी 5 आएगा यहाँ पे ना, क्या कर रहा हूं, दिस इज 5 बेसिकली, है ना। सो अल्फा इज 5/15 दैट इज 1/3, 1/3 आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू। अब वैल्यू उठा के डाल दो वापस उसमें जो रिक्वायरमेंट है, क्या पूछा उन्होंने 12 इंटू अल्फा 1/3 प्लस 13 इंटू बीटा 54/13,
54 प्लस 4 आंसर इज 58। 58 आंसर आ रहा है बच्चों। ये इंटीजर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। कॉपी कर लो बच्चों सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जनरली अभी तक हम लोग 6 से 7 क्वेश्चंस ले चुके हैं, हर एक चैप्टर का एक ऑन एन एवरेज एक ही क्वेश्चन अभी उठाया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। एक बार लिखेंगे सारे बच्चे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram where एक वर्टेक्स है A that is अल्फा कॉमा बीटा एंड B को बोला है उन्होंने 1,0 और C वर्टेक्स को बोला है गामा कॉमा, एक इस टाइप का साइन बना के दिया है, दिस इज P समझ लो या रो समझ लो आप, एंड D इज 3,2 और उन्होंने डिस्टेंस दे रखी है एंड AB इक्वल टू √10। देन द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस दिस, और ऑप्शन है हमारे पास 8, 10, 12 एंड 16। ठीक है भाई। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टेक्स दे रखे हमें और 4 क्वांटिटीज मतलब अल्फा बीटा गामा इन दिस रो, ये अननोन है एक्चुअली। तो अपने को पूछा गया इन चारों का सम, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। ए बी डिस्टेंस दे रखी है इन लोगों ने, तो एक बार देखते हैं ध्यान से भाई ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक बार। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी क्या है कि इसके दोनों डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं भाई, बाइसेक्ट होते हैं। ये इसके इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस। तो इसी चीज का फायदा हम लोग उठा के एक बार देखते हैं इसको, है ना। बी कोऑर्डिनेट के बी का कितना है कोऑर्डिनेट भाई 1,0 एंड व्हाट इज डी 3,2। ए कितना है भाई अल्फा बीटा एंड व्हाट इज सी गामा कॉमा। तो हम जानते हैं इसका और इसका जो मिड पॉइंट होगा वही भाई ए और सी का होगा, है ना। तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे फाइंड करते हैं। मेरे ख्याल से ये ए बी इक्वल टू √10, ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है भाई ए बी। अब पैरेललोग्राम है तो कुछ तो साइड होगी उसकी, अब उसको दो या मत दो भाई एक ही बात है। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई काम का है नहीं। वो कैसे, देखो अगर मैं बीडी का मिड पॉइंट फाइंड करूं, मैं अगर बेसिकली अगर इसको मैं ओ मान रहा हूं तो ओ को क्या लिखा जा सकता है, ओ के कोऑर्डिनेट देखना 1 + 3 डिवाइड बाय 2 1 + 3 2 + 0 डिवाइड बाय 2। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले बच्चों 2, 1। देखो ध्यान से 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 दिस इज 1। अब 2, 1 है भाई, पॉइंट तो यही है, चाहे आप ऐसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो या आप इसका यूज करके फाइंड करो, पॉइंट तो वही रहने वाला है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2 भी क्या होना चाहिए 2 एंड बीटा, और ये अजीब सा जो भी है रो बोलो या पी बोलो, ये भी क्या होना चाहिए दिस शुड बी 1। यहां से अल्फा प्लस गामा कितना निकला भाई 4 और यहां से बीटा प्लस रो कितना निकला 2। अपने को पूछा क्या था इन चारों का सम, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, कितना आ गया 4 + 2 6 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सो आंसर इज 12। ये भी बहुत ही आसान कैटेगरी में रखा जाएगा क्वेश्चन। सिंपल मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने ना, डायगोनल्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ये आप जानते ही अच्छे से, उसी का यूज किया हमने। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
वेक्टर का क्वेश्चन लिया है अभी तक हमने ना, एक वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं। लेट वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है अपने को भाई, ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर एंड द अदर वेक्टर इज बी वेक्टर दैट इज 4i प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, और एक तीसरा वेक्टर भी दे रखा है भाई सी वेक्टर, दिस इज i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी थ्री वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखे हैं अपने को। इफ अ वेक्टर पी वेक्टर, एक चौथा वेक्टर और है भाई, इफ अ वेक्टर पी वेक्टर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, पी क्रॉस बी, एक पी वेक्टर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब एक पी वेक्टर अननोन वेक्टर है जो हमें पता नहीं, बस ये पता है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि पी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो 0 आ रहा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट पी वेक्टर डॉट i माइनस जे माइनस के। ये वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शंस यहां पे लिख देते हैं 32, 23, 16 एंड बी 16। देखो बच्चों ध्यान से, तीन वेक्टर तो नोन है अपने को ए बी सी, एक चौथा वेक्टर पी वेक्टर पता नहीं है, वही पता करना है। वो पता चल गया तो भाई डॉट प्रोडक्ट लेना बच्चों का काम है, ना बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। अब वो पता करने के लिए अपने को दो इक्वेशंस, मतलब दो रिलेशन दे रखे हैं, कहीं ना कहीं इसी का यूज करना है। पी डॉट ए इक्वल टू 0 से मतलब चल रहा है कि भाई पी वेक्टर ए वेक्टर के क्या है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसका देखते हैं, वेक्टर इक्वेशन है, इसका कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। P क्रॉस बी, कुछ C क्रॉस बी को इधर लेके आओ, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज जीरो वेक्टर बेसिकली, है ना। अब इसी चीज को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, P वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि B वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के भी साथ हो रहा था एंड इस वेक्टर के साथ भी हो रहा था, तो मैंने इन दोनों का P माइनस C करके क्रॉस ले लिया। बात तो वही पड़ेगी ना, आप अलग अलग एक्सपेंड भी करोगे, पहले P जाएगा B के साथ क्रॉस में, माइनस C जाएगा इसके साथ। तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आता है भाई, जब दो वेक्टर पैरेलल हो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब वो परपेंडिकुलर हो। अब हमें पता चल चुका है कि भाई एक वेक्टर तो ये है P वेक्टर माइनस C वेक्टर, और एक वेक्टर ये है B वेक्टर, ये पैरेलल है। अब पैरेलल की कंडीशन सारे बच्चे जानते हैं, अगर A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है तो कंडीशन क्या होती है, A वेक्टर शुड बी, मतलब इस फॉर्म का होना चाहिए कि A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, या आप लिखना चाहो B वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से P वेक्टर तो चलो पता लगा, बट एक अननोन बढ़ गया हमारे पास लैम्डा, और इस अननोन लैम्डा को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दे रखा है, ये P डॉट A इक्वल टू 0। तो P वेक्टर को पहले तो अच्छे तरीके से लिख लेते हैं एक बार I J K के टर्म्स में, है ना। व्हाट इज B, B वेक्टर ये है, तो लैम्डा B वेक्टर की वैल्यू डालो यहां पे 4i प्लस J प्लस 7k प्लस C I माइनस 3J प्लस 4। आप और सिंप्लीफाई तरीके से इसे लिखना चाहोगे तो आई कैप के साथ में कौन आएगा भाई, 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस जे कैप के साथ में कौन आएगा, यहां से लैम्डा आया, यहां से माइनस 3 प्लस के कैप के साथ में कौन आएगा, 7 लैम्डा प्लस 4। पी वेक्टर आ तो गया भाई, बट एक अननोन पैरामीटर के साथ आ रहा है, दैट इज लैम्डा। हमें लैम्डा पता कर ले, तुम्हारा काम हो गया। अब लैम्डा पता करने के लिए उन्होंने ये दे रखा है, व्हाट इज दिस, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ए वेक्टर के साथ। मतलब जो ए वेक्टर है हमारा कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, इनका डॉट लेके 0 कर दो, काम खत्म। इतना सा काम करना है बस। तो देखो ध्यान से, P डॉट A 0 दे रखा है उन्होंने, बस सिर्फ इसी लैम्डा को फाइंड करने के लिए, है ना।
अब देखो ये लैम्डा कैसे आएगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, मतलब आई कैप को तो भूल जाओ आप, 3 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में 4 लैम्डा प्लस 1 के साथ में, तो कितना होगा, हम करना क्या चाहते हैं, पी डॉट ए इक्वल टू 0, 12 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस 14 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? लैम्डा माइनस व्हाट इज लैम्डा टोटल कितने हमारे पास, 12 लैम्डा, दिस इज 13 लैम्डा माइनस लैम्डा उधर भेजो भाई, और यहां पे कितना बचा, 3 माइनस 3, लैम्डा की वैल्यू आ गई -8। लैम्डा इज -8, तो हमारा पी वेक्टर क्या बन गया भाई, देखो ध्यान से, पी वेक्टर को लैम्डा की जगह -8 अगर आप डालोगे ना, तो यहां पे आया -32, तो -31 आई कैप प्लस 1 भी करोगे आप, यहां पे -8 डालोगे तो -11 जे कैप हो गया, -8 इंटू 7 -56 प्लस 4 करोगे तो -52 आ गया। फिर आपको डॉट लेना है किसके साथ में, एक नया वेक्टर और है भाई ये, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसके साथ में डॉट लेके फाइनल आंसर बता दो, तो -31 प्लस 11 प्लस 52, बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा इसका, 52 और 11 कितना हो गया ये, 63 माइनस 31, 32 इज द आंसर। तो एक वेक्टर अननोन था जो हमें फाइंड करना था, उसी के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी अपने को। पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई एकदम, क्वेश्चन बनाने वाला भी यही चाहता है कि भाई बच्चे क्वेश्चन करें, इसीलिए उसने 2 ये इक्वेशन दे रखी थी ताकि तुम वो जो अननोन पैरामीटर आ रहा है ना लैम्डा, यहां से वो फाइंड कर सको, है ना। तो क्वेश्चन सारे करने वाले ही होते हैं भाई, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच कब और कहां पे लगानी है ना। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनका जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा है भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका बहुत अच्छे से अप्लाई करवा लिया भाई, तो जेई वालों ने, है ना। तो एक बार देखते हैं, उन्होंने कहा है लेट एस बी द सेट, लेट एस बी द सेट of positive integral value values of a की सारी वैल्यूज को उठा के एक सेट बना दिया, उसको वो बोल रहा है एस, सिंपल मतलब है इसका, फॉर विच ax square plus 2a plus 1 x plus 9a plus 4 upon x square minus 8x plus 32 should be less than 0 for every x belongs to R. Then the number of element in set S, then the number of elements in set S, ऑप्शंस है यहां पे 1, 3, 0 एंड इनफाइनाइट। देखो बच्चों ध्यान से, कहने का मतलब यह है, ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर a 0 नहीं हुआ तो नीचे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ही सही, दिस अपॉन दिस ओवरऑल जो क्वांटिटी आ रही है उसको अपने को नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव होने के लिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके बताना है कि भाई 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे, सिंपल सा मतलब है, उनको पूरे को एक सेट के अंदर डाल रखा है उन्होंने। तो बच्चों
जैसे इसमें कोई अननोन पैरामीटर नहीं है, एक बार इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेता हूं ना। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखता है तो हमारे माइंड में भाई उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए तो माइंड में आता ही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं एक बार। डी कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर, मतलब -8 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 64 माइनस 4ac 128। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये नेगेटिव आ रहा है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ए कहने का मतलब ए पॉजिटिव होना, ए पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। आप x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल के देखो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कैसे पता लगा, ये दो पैरामीटर डिसाइड करते हैं अगर ये है तो। अब भाई नीचे वाली चीज पॉजिटिव हो चुकी है, ओवरऑल अपने को नेगेटिव कराना है। अब सारा का सारा न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा, उसके ऊपर सारा खेल रह चुका है कि भाई उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव करना है अपने को, न्यूमरेटर को। नीचे वाले को तो भाई कोई काम का नहीं है, वो उसको हटा दो। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको कैसा करना है भाई, नेगेटिव करना है हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। इसके लिए लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। कहने का मतलब उसका ग्राफ लाइक ऐसे आना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये तभी पॉसिबल है जब a भी नेगेटिव आए, तभी इस तरीके का पैराबोला बनेगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा होगा, ये कंडीशन यहां पे आनी है। तो अपने को कुछ नहीं करना, इन दोनों यहां से जो एक ही वैल्यू आ रही है, यहां से ये कह रहा है कि एक ही वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो एक बार डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, इसका कितना आएगा, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करो भाई, -4a, ये तो a है, एंड व्हाट इज c, 9a + 4, इट शुड बी लेस देन 0। एक्सपेंड करो इसको जल्दी, 4a² + 4 + 8a minus 36a² minus 16a² should be less than 0। इसको अगर देखा हमने, ये अगेन a में भी एक क्वाड्रेटिक ही बन गई वापस। 4a², 36 और 16 कितना हो गया, 52, माइनस का, उसमें से 4, ये प्लस का माइनस कर दो आप, तो कितना बचा, -48a² + 8a + 4 <4। -4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, याद रखना। -4 से जैसे मल्टीप्लाई किया मैंने यहां पे आया 12a² - 2a - 1 > 0। क्या ये हमेशा सच है, एक बार देख लेते हैं यहां से। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है, 12 × 1, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, यहां से 12 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके 2 आए, ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हो गया से। b² -4ac 9a + 4 -36a² -16a होगा बच्चों यहाँ पे, नॉट a², ये गलती है यहाँ पे, -16a होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। -16a जैसे ही होगा तो 36, ये 4, यहां बचा -32a², ये +8 है, ये -16 है, कितना बचा, -8a + 4 < 0। अब -4 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो आएगा 8a² + 2a - 1। और देखो ध्यान से इसको, इसके फैक्टर्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, 8 × -1, -8 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके 2 आए, 4 - 2 इजीली दिख रहा है यहां से, 8a² + 4a - 2a - 1 < 0। एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको सॉल्व करना आता है सारे बच्चों को। 2a + 1 - 1 2a + 1।
इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना रह गया। 2a + 1 4a - 1 < 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं एक बार। a की वैल्यू आ रही है यहां से, एक तो एलिमेंट आ रहा है 1/4 और एक आ रहा है -½ अच्छा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी क्या हम लोगों ने? जब माइनस से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगी ना। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपने को वो वाला रीजन लेना है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन कर लेना है ना। अब अपने को वो वाला रीजन लेना है प्लस वाला, है ना। तो ए का इंटरवल यहां से आएगा -∞ to -½ यूनियन 1/4 से लेके इनफाइनाइट। और पहला वाला केस हमने क्या माना था कि ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव है तो यहां से तो काफी वैल्यूज आ रही हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? एक बार देखता हूं कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन में ये पूछा था ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है ना अपने को। ओके, पॉजिटिव वर्ड भी लगा था वहां पे ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी थी क्वेश्चन में। मैंने वापस क्रॉस चेक किया इसको, तो देखो हमारा एक पहले वाले केस से ए नेगेटिव था और इसमें भी नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है ये, तो जो दोनों में इंटरसेक्शन आया वो कितना आया, -∞ से -½ तो ए हमारी नेगेटिव है बच्चों। ए हमारा कैसा है, नेगेटिव। बट उसने पूछा क्या गया था, ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो पॉजिटिव तो कोई आ ही नहीं रही भाई, तो क्या आंसर दोगे, 0। सारी की सारी वैल्यूज जो भी आ रही है वो सब नेगेटिव आ रही है ऑलरेडी, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही, सो आंसर इज सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से होंगे सी के अंदर, एस के अंदर 0, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू दे रहा हो ए की, कोई भी नहीं होगा बच्चों। तो लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसमें पॉजिटिव वर्ड भी लिखा था वहां पे ना। हमारा सारा इंटरवल कैसा आ रहा था, नेगेटिव, बट हमें चाहिए था पॉजिटिव इंटीग्रल। और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ही इन्होंने दे दिया है, जो कि सिलेबस में से हटा भी दिया था इन लोगों ने। कभी भी कुछ भी दे सकते भाई, यही वाले रिड्यूस सिलेबस में से भी दे दिया इन्होंने। देखो एक क्वेश्चन है, फॉर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन 0 if sin inverse alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma is pi। देखो ये दे रखा है उन्होंने sin inverse alpha, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बच्चों, एंगल। तो मैं इसको a मान लूं क्या, a plus b plus c equal to pi। sin inverse alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma की वैल्यू दे रखी इन्होंने पाई। तो मैंने a को मान लिया है बच्चों sin inverse alpha, b मान लिया है sin inverse beta को n, c मान लिया है sin inverse gamma को। एंड और एक कंडीशन और दे रखी है इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगले ब्रैकेट में है अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3 अल्फा बीटा। देन गामा की वैल्यू पूछा इन्होंने, ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं यहां पे, माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2√2 माइनस 1 बी ऑप्शन है -1/√2 एंड सी ऑप्शन इज -√3 एंड डी ऑप्शन इज √3/2। ये बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जो कि वो सिलेबस में से हटा भी दिया था उन्होंने, बट अगेन हम लोगों ने फिर भी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बेसिक आइडियाज तो दे ही दिए थे ना, तो ये क्वेश्चन हो सकता था अगेन हटाने के बाद भी। देखो ध्यान से, मैंने ए एंगल को माना है sin इनवर्स अल्फा, बी को माना है sin इनवर्स बीटा एंड सी को माना है sin इनवर्स गामा। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं एक बार।
अल्फा प्लस बीटा, और ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी क्या होती है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 3 अल्फा बीटा। ठीक है, एक्सपेंड कर दें क्या इसको? एक्सपेंड कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। अब क्या कर रहा हूं मैं? अल्फा 2 अल्फा बीटा को उधर भेजना है मेरे को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा, है ना? मैंने क्या किया, इस अल्फा बीटा को इधर लेके आया मैं, अल्फा बीटा को यहां लेके आया, तो इधर क्या बचा? 1, और 2 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो इसको, आपको नहीं लग रहा है कोसाइन कोसाइन फॉर्मूला का कुछ एक्सप्रेशन लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ध्यान से देखो, मैंने जिस ट्रायंगल के एंगल्स माने ये एबीसी, सी एंगल बेसिकली है साइन इनवर्स गामा, और गामा इसमें से माइनस हो रहा है। ये एक बार यहां पे अच्छे से लिख लेते हैं इसको। सी को क्या माना है मैंने? साइन इनवर्स गामा। तो गामा को क्या माना है मैंने? साइन सी, है ना? गामा को क्या माना है भाई? साइन सी। तो देखो गामा का स्क्वायर माइनस हो रहा है इसमें से, तो बताओ कॉस कौन सा फॉर्मूला बनाऊं? कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। जो साइड माइनस हो रही है ना इसमें से, कौन सी वाला माइनस हो रहा है इसमें से? गामा। तो उसी का फॉर्मूला बनेगा। कहने का मतलब ये बन गया कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू हाफ है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? π/3। एंगल सी पता चल चुका है बच्चों अपने को, कितना है? 60 डिग्री। अगर एंगल सी 60 डिग्री है तो फाइंड क्या करना है अपने को? गामा। देन व्हाट इज गामा? गामा इज साइन सी। तो गामा को क्या लिखोगे आप? साइन ऑफ π/3, दैट इज √3/2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये है भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। ओके बच्चों।